Welcome to another episode of Chai with Chawla. Grab your favorite cup and let's get talking. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित चावला। स्वागत करता हूं अपने शो चाय विद चावला में। आज हमारे साथ एक जानी मानी हस्ती हैं सर्वेश पाठक जी, जो बीजेपी से है। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो में। मैं जानना चाहता हूं आपको आज क्या दायित्व दिया गया है बीजेपी? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते मुझे 2 वर्ष पहले राष्ट्रीय सचिव फिर महासचिव, उससे पहले मैं स्टडी सर्किल में जितने हिंदी भाषी प्रदेश है उसका मैं राष्ट्रीय सचिव के रूप में प्रशिक्षण विंग देखता था युवा मोर्चा में। तो उसी प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी में श्रमिकों का नेतृत्व करती है उसका मैं संपूर्ण भारत में काम देखता हूँ जी। और वन पर्यावरण जलवायु संवर्धन परिषद में वाइस चेयरमैन के रूप में एक पेड़ प्रतिदिन लगाने का कार्य हमारा है। और संपूर्ण भारत में जितना जलवायु को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं, जितना भी पर्यावरण वृक्षारोपण को लेकर कार्य कर रहे हैं, उसकी सारी निगरानी समितियों का काम मैं कर रहा हूँ। सर, पूरे हिंदुस्तान में 80% हर जगह आपकी सरकार है। क्या सोचते हैं कि अभी बंगाल में सरकार बनी, पूरे बहुमत के साथ आपकी सरकार आई, तो आपको क्या लगता है पहले की सरकार ने कुछ अच्छा काम नहीं किया? देखिए, पहले की सरकार ने, अभी मैं बंगाल था, अभी आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है जी। बंगाल में एक अनुभव मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं प्रवास के माध्यम से बहुत कुछ सीखा हूँ जी। तो जो हमारे युवा कार्यकर्ता है या जो और कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, जो नए पदाधिकारी बन रहे हैं, कार्य करते करते आगे अग्रसर हो रहे हैं, हम उनसे कहेंगे प्रवास करें जी। तो कलकत्ता के प्रवास का मैं आपको एक अनुभव छोटा सा शेयर करूंगा, फिर सरकार की जो आपने विषय रखा उस पर जवाब दूंगा जी। मैंने देखा कि जब हम बचपन में छोटे से थे, हम लोग स्कूल में पढ़ते थे जी। प्राइमरी सेक्शन में, तो गांव में हम लोगों के यहाँ बहुत गरीबी थी तो पैसा उतना नहीं हुआ करता था जी। तो गांव में जब बर्फ बेचने आता था या कोई चीज ऐसा बेचने आता था तो हम लोग दादी से कहते थे, बाबा से कहते थे, हमको कुछ दिला दीजिए, कुल्फी दिला दीजिए, बर्फ दिला दीजिए। तो वो हमको कहते थे जाओ दाम दे दो और ले आओ जी। तो दाम यानी कि हमको एक कटोरी भर के गेहूं या चावल ऐसा कुछ देती थी जो हम लोग दे करके ले लेते थे जी। तो हमारे समझ में आज के 10 दिन पहले तक दाम समझ में ये आता था कि दादी हमको कहती थी कि दाम देकर ले लो, मेरे पास पैसा नहीं है। तो हम दाम का मतलब अनाज समझते थे जी। कि वो भी एक कीमती सामान है जी। उसको आप दोगे और आपको मिल जाएगा जी। कहीं कहावत में हमने सुना था दमड़ी जी। तो दमड़ी जो शब्द था हमें लगता था ये कहावत में है जी। फिर कहीं हमने सुना था कि ये जो है टका, कि आपने भी सुना होगा कि टका का ठीक नहीं है और बात करोड़ों की करते हैं। तो इस बार जो कलकत्ता का हमारा यात्रा रहा उसमें हमने देखा, हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमने जैसे चुनाव में गए तो व्यस्तता रही, यहाँ गए वहां गए, कार्यक्रमों में रह के सुबह से शाम रात हो गई, थक गए, कार्यक्रम से लौटे, फिर हम वापस अपने काम में लगे रहे, काम समाप्त हुआ, किसी का कोई समस्या आ गया, घर में समस्या आ गई तो हम आ गए वापस घर, तो हम घूम नहीं पाते थे। तो इस बार हमारे पास एक दिन बच गया था। तो ये हुआ कि हमने समाचार में और भी चीजों में हावड़ा ब्रिज का नाम बहुत सुना था, तो हमने कहा हावड़ा ब्रिज घूमने जाएंगे, आप भी जाइएगा तो जाइएगा जी। तो हावड़ा ब्रिज के बगल में एक मिंज है हमारी, जहां से सारे मेडल्स आते हैं, जहां से सारे पद्मश्री पद्म विभूषण जो मेडल बनते हैं वहीं बनते हैं मिंज में जी। तो जो वहां पे हमारे साथ सिक्योरिटी में पुलिस वाले थे, उन्होंने हमसे आग्रह किया कि सर यहाँ पे एक म्यूजियम है, वहां हम आपको ले चलते हैं। अभी आपको मैंने बताया कि हमको जब दाम दे करके जो है, दाम को हम अनाज के रूप में देखते थे कि हम अनाज को दे करके हम कुल्फी खाते थे, बर्फ खाते थे, वो हमने दाम की कॉइन पहली बार देखी जी। मैं 36 साल की उम्र में पहली बार मैंने दाम की भी कॉइन देखा, दमड़ी की भी देखा और टका की भी देखा जी। तो मुझे लगा कि ये कहावत जो हमने सुना था, जो हम कहते हुए सुनते थे बुजुर्गों को या किसी को चिढ़ाते हुए कि तुम्हारे पास टका का ठीक नहीं है, तो टका का मैंने कॉइन देखा जी। तो मेरे ये प्रवास का एक बहुत बड़ा कलकत्ता का अनुभव रहा इस बार की यात्रा का जी। कि अगर ना हम मिंज में गए होते, ना हम इन चीजों को देखे होते। आपने कितने का कॉइन देखा होगा अब तक के समय में? 5 पैसे। और सबसे बड़ा मैंने 500 का कॉइन वहां पे देखा, 500 का और 1000 का सिक्का भी मैं वहां पे देख कर आया, और वो 1988-89 के सिक्के थे जी। आप सोचिए कि 1988 और 89 में जो है हमारे पास 500 और 1000 के कॉइन आ गए थे जी। वहां मिंज में मिला मुझे देखने को। तो ये प्रवास का अनुभव रहा जी। मतलब सबसे बड़ा मैंने बताया, सबसे छोटा आपने बता दिया कि हमने 5 पैसे का सिक्का देखा जी। और हमने टका भी देखा जो हम केवल कहावतों में सुने थे।
तो कहने का तात्पर्य है कि हमको प्रवास से अनुभव मिला। रही बात सरकार का, देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी जब हम वापस आ रहे थे तो इस बार हम ट्रेन से आ रहे थे, तो वहां से एक परिवार आ रहा था जी। मैं उस ट्रेन की अनुभव को बता रहा हूँ। वो लोगों ने लखनऊ में बताया कि हमने एक जगह ले ली है, हम यहाँ इंडस्ट्री डेवलप कर रहे थे, लेकिन अब नहीं करेंगे, यहाँ रुकेंगे नहीं, क्योंकि अब हमको कलकत्ता में ट्रांसपोर्ट का हमारा बिजनेस अब अच्छे से चलने लगा है। तो कलकत्ता एक भयमुक्त हो गया है, कलकत्ता कार्यकर्ता के हाथ में हो गया है। एक परिवार ने तो कहा कि अगर आप क्लब के सदस्य नहीं रहेंगे तो आपके घरों को लूट लेंगे, आपके बच्चे को मार देंगे, आपको स्कूल नहीं जाने देंगे, आपके बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो जाएगा। तो कलकत्ता आज पूरी तरह से आजाद हो गया है। एक तरीके से मैं कहूं कि कलकत्ता में या पश्चिम बंगाल में जो चीजें आई हैं, देखो मैं आपको बताऊं, इसके पहले जो चुनाव हुआ था पश्चिम बंगाल में, इससे पहले जो चुनाव हुआ था, तो टीएमसी के एक बुजुर्ग सांसद ने, कल्याण बनर्जी ने कहा, माता सीता पे अभय टिप्पणी की थी, और आप ही लोगों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से हमें बैन किया गया कि आपको पश्चिम बंगाल चुनाव में नहीं जाना है। क्योंकि उन्होंने, देखो जब पूरे विश्व की माता की बात आती है तो लोग माँ के नाम से ही बोलते हैं, चाहे छोटा सा बच्चा हो, चाहे 100 साल का बुजुर्ग हमारे दादाजी के उम्र का हो, वो भी ये कहेगा कि माता सीता जी। तो जब पूरे वर्ल्ड की माता की बात आती है तो सीता माता का जिक्र होता है। कल्याण बनर्जी अपने उस वृद्धावस्था में आने के बाद उन्होंने सीता माता पे टिप्पणी कर दी, यानी पूरे वर्ल्ड की माता पे टिप्पणी कर दी। तो क्या हम इसका विरोध नहीं करेंगे? तो सनातन और संस्कृति है तो हिंदुज्म है, और आज कलकत्ता ने ये साबित किया, आज पश्चिम बंगाल ने ये साबित किया, और वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और मुझे अच्छा लगा कि वहां के लोग अब पलायन नहीं कर रहे हैं। हमने एक एग्जाम्पल भी दे दिया आपको कि ट्रेन में वो ये कह रहे थे कि हम पूरी तरह से लखनऊ शिफ्ट होने वाले थे, लेकिन अब जब भाजपा की सरकार आ गई है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। हमारे साथ हमारे छोटे भाई हर्षित राय जी थे। हम लोग जब स्टेशन जहां एयरपोर्ट से बाहर निकले तो हम लोगों ने ऐसे चर्चा किया, तो उन्होंने कहा सर अब अच्छा हो गया, नहीं तो यहाँ पे हर कदम पे वसूली देना था जी, हर कदम पे सरकार ही वसूली जा रहा था, तो कम से कम करप्शन मुक्त हो गया पश्चिम बंगाल। सर बहुत अच्छा लगा आपने ये बात हमें बताई। सर मेरा एक सवाल है आपसे कि आज की डेट में करप्शन बहुत ज्यादा है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए मैं आपको बता दूं, जैसा कि व्यक्ति की एक सोच बन गई है, हम एक लीडर होने के नाते मैं आपको बताऊं कि मैं अभी किसी भी स्टेट में जाता हूं तो यही कहता हूं, नौकरी के नाम पर, व्यापार के नाम पर, जब तक आप पूरी तरह अनुभव ना प्राप्त कर लें या किसी चीज को आप वेरीफाई ना कर लें, तब तक आपको 1 रुपए कहीं खर्चा करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी सरकार है जिसमें सभी व्यक्ति तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा जाता है और उसकी प्रतिभा को पहचाना जाता है और उसको कार्य दिया जाता है। आज तक की जितनी पार्टियां आई हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे क्षेत्रीय पार्टियां हो, या तो उनका कोई बेटा, जो पैदा होने वाला बेटा, उसको पहले से पद डिसाइड कर दिया जाता है कि ये जब पैदा होगा 18 साल का भी नहीं होगा तो उसको जो है हम ब्लॉक प्रमुख बना देंगे, और 18 साल होते होते वो लोकसभा में चला जाएगा और वो पार्टी का महासचिव बन जाएगा। और वो पार्टी, आप देखिए कोई भी पार्टी ले लीजिए, जितना भी पार्टियां कहती हैं कि हम देश हित की बात करते हैं, कोई भी पार्टियां है वो ये कहेंगी कि आप देख लीजिए उनका कोई परिवार का ही सदस्य शीर्ष नेतृत्व पे बैठा हुआ है। कोई भी क्षेत्रीय पार्टी उठाकर देख लीजिए, तो हम ऐसी पार्टियों को पारिवारिक पार्टी कहते हैं, जनता की पार्टी नहीं कहते। भारतीय जनता पार्टी प्रथम नागरिक जैसे व्यक्ति, द्रौपदी मुर्मू जैसे व्यक्तित्व को उठा करके राष्ट्र का प्रथम नागरिक बना देती है। आप उस दिन नाम सुनेंगे जिस दिन नाम घोषणा होती है। ये भारतीय जनता पार्टी का नेचर है कि एक छोटे से कार्यकर्ता को, उसके प्रतिभा को, उसके चीजों को पहचानती है, उसके पीछे होमवर्क करती है, और जिसका नाम आप पहली बार सुन रहे हैं उसको राष्ट्र का प्रथम नागरिक बना देती है। तो ये यहाँ ऐसा नहीं है कि आप राहुल गांधी जी से बात कर लिए तो आपका जो है टिकट फाइनल हो गया, अखिलेश यादव जी से बात कर लिया तो फाइनल हो गया। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता को मौका मिलता है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं एक छोटे से किसान का बेटा हूं, आज मुझे पूरे राष्ट्र में कहीं दिक्कत नहीं होती है, इसलिए कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने हमको इतना पहचान दे दिया है, इतना काम दे दिया है, इतना हम काम करते हैं कि आज हमारे जेब में 5 रुपए ना हमको कोई चिंता नहीं, क्योंकि हर कदम पे हमारा पार्टी का कार्यकर्ता है, हर पार्टी का संगठन जैसे हमारा परिचय जानता है, तो वो हमारे लिए हर संभव मदद करने के लिए तैयार हो जाता है।
तो सर मैं ये कह रहा था कि अभी आप बंगाल की जो सरकार बनी है उससे आप खुश हैं? हमें नहीं, वहाँ की आम जनता खुश है, आम जनमानस खुश है। फुटपाथ के जितने हमारे कर्मचारी, कामगार, काम करने वाले, ठेला वाले, कुंचा वाले, रेहड़ी वाले, वो खुश हैं, क्योंकि उनसे वहाँ की जो टीएमसी के गुंडे थे, मैं कार्यकर्ता नहीं कहूँगा, टीएमसी में जो गुंडे थे वो उनको वसूलने का, ठगने का काम करते थे। हमारे जो आम लोग वहाँ पे जाते थे, जो हमारे आम कार्यकर्ता वहाँ टूरिस्ट जाते थे, उनको लूटने का काम करते थे, उनको पीटने का काम करते थे, अभद्रता का काम करते थे, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हुआ करती थी। तो कुल मिला जुला करके वहाँ पर हम ही नहीं, आम जनता बहुत खुश है, वहाँ की पब्लिक बहुत खुश है, और वहाँ पे आने वाले जो आगंतुक है वो भी बहुत खुश है। सर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी के बारे में विस्तार से बताइए, क्या यहाँ के लोग क्यों बाहर जा रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है, हमारे देश का शुरू से एक विषय रहा है कि पलायन लोग करते रहे जी। जो देश के लोग हैं, जो अन्य अन्य प्रांतों के लोग हैं विदेश में जाते हैं जी। जो अन्य प्रांत के लोग हैं वो जैसे गुजरात में लोग जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं जी। यहाँ के लोग विदेश जा रहे हैं जी। तो ये सिलसिला पहले से चलता आ रहा है, लेकिन अभी उस सिलसिले को रोकने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि जब हमारे देश पे विपदा आई, आपदा आई, कोविड काल में सबसे पहले कोविड का इंजेक्शन जो बनाने वाली कंट्री है वो भारत है जी सब। और हमने इंजेक्शन भी बनाया, हमने वैक्सीन भी बनाया और अन्य राज्यों, अन्य कंट्री को हमने सप्लाई भी किया। तो कुल मिला जुला करके टेक्नोलॉजी के मामले में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। जैसा कि आपने कहा कि विस्तार से बताइए, आपने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि श्रीनगर आप ट्रेन से जाएंगे जी। तो ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सड़कों का बहुत बड़ा नेटवर्क हो गया। साइंस टेक्नोलॉजी को लेकर के हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो भी बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं जी। हमारे लखनऊ में ऑर्डिनेंस का बहुत बड़ा कारखाना चालू हुआ, बहुत सारी मिसाइलें आई हैं जो हमारे लखनऊ में मैन्युफैक्चर हो रही है, लेकिन इंडिया में बन रही है जी। हमारे आप समझिए कि सेमीकंडक्टर अभी जो सिलिकॉन चिप और सेमीकंडक्टर हर टेक्निकल चीज में, छोटे से इलेक्ट्रॉनिक यंत्र से लेकर के बड़े से गाड़ी तक आप उसमें सेमीकंडक्टर लगा हुआ है जी। उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में, हमारे देश के अंदर और नोएडा में होने जा रही है। उसका इनॉग्रेशन भी हो गया है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, हमारे योगी जी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे जो टेक्निकल मिनिस्टर जो हमारे हैं अश्विनी वैष्णव जी, उनके नेतृत्व में उस कार्य को आगे भी बढ़ावा दिया जा चुका है। गवर्नमेंट की जितनी सारी पीएसयू हमारी बंद पड़ी थी कांग्रेस की सरकार में, जैसे कि आईटीआई जैसी, जो आईटीआई लिमिटेड जो सबसे पहले हम आज भी किसी होटल में जब जाते हैं तो जो टेलीफोन का रिसीवर होता है उसको सप्लाई करने का काम, बनाने का काम टेलीफोन की सबसे पुरानी पीएसयू है भारत सरकार की जी। वो कंपनी को बंद होने के कगार पे थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर सेना की जितनी भी ट्रैकिंग चीजें हैं, सारी चीजें हैं और जितने डाटा सेंटर्स हैं वो सारे आईटीआई को दिया गया और आईटीआई अब सेमीकंडक्टर और सिलिकॉन चिप बना करके बड़े पैमाने पर देश का नाम रोशन करने का काम करेंगे। हमारे जो इंजीनियर्स बाहर जा रहे हैं उनको अच्छे पैसे दे करके उन्हें काम करने का दिया जा रहा है। जी सर, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ कि आपका बीजेपी में आने का क्या मुख्य उद्देश्य? देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी में पैदा हुआ हूँ जी। भारतीय जनता पार्टी यानी कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक छोटा सा कार्यकर्ता बचपन में ही हो गया था। अच्छा। मैं आपको बताऊं कि मैं कक्षा 6 से मैं जीआईसी हॉस्टल में, हमारे भारत के राष्ट्रपति हुए थे फखरुद्दीन अली अहमद जी, उनके नाम से हमारा एक कॉलेज था जिसमें मैं कक्षा 6 में पढ़ने गया था। अच्छा। और 7वीं क्लास से वहाँ के हॉस्टल में रह करके खुद बनाना, खाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना जैसे चीजें हमें सीखने को मिला। और वहीं से मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में गया और वहां से स्वयंसेवक बन करके मैं संघ के सभी कार्यक्रमों में सहभागिता करते करते हमने एक दिन ट्रेन में एक चीज का अनुभव किया जी। ट्रेन में मैं यात्रा कर रहा था और मेरे पैर में जूता नहीं था, ठंड लग रही थी जी। मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि हम जूता खरीद लें जी। तो मुझे ये हुआ कि जूता खरीदना कैसे है जी। तो हमने सोचा कि कैसे खरीदेंगे, इसमें भी आपने दिमाग लगाया। फिर हमने उस पे हमने उस पे देखा कि हम जा करके किसी के यहाँ काम किए तो हमको कुछ 250 रुपए 2 दिन में मिला, तो हमने उस पैसे से जूता खरीदा। फिर हमने देखा कि एक कंप्यूटर की दुकान पे व्यक्ति काम कर रहा था और उसको 1000 रुपए मिला। मैंने उसी दिन सोचा
मैंने उसी दिन सोचा कि अगर हम अपने बच्चे को, हम अपने देश के युवा को अगर टेक्निकल बना देते हैं तो वो 250 रुपए दिन भर की मजदूरी से नहीं, वो 2.5 मिनट में 250 रुपए कमा लेगा अगर हम उसको टेक्निकल बना देते हैं। तो हमने उस पर काम किया। फिर हमने एक भारत सरकार में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में हमने एक सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड किया, MDCET, मास्टर डिप्लोमा कंप्यूटर एजुकेशन टेक्नोलॉजी, और हमने उस पर काम किया और 157 फ्रेंचाइज सेंटर संपूर्ण भारत में अन्य प्रांतों में मैंने खोला। और आपको मैं बता दें कि आज पूरे देश में चाहे मेट्रो में हम चले जाएं ऐसे, या हम रेलवे स्टेशन पे जाएं, टिकट काउंटर से लेकर के और किसी डिजाइनर के यहाँ अगर हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा पड़ा भी, मैं छोटा सा एक हमारे छोटे भाई हर्षित राय जी हमारे साथ थे, तो हम लोग डाकखाना में गए हुए थे। तो हम लोग लाइन छोटी 5 लोगों की थी, तो हम लोगों को रजिस्ट्री करना था, सिंपल खड़े थे, जैसे लाइन में खड़े हुए हमारा पढ़ाया हुआ शिष्य कंप्यूटर पे बिल काट रहा था। वो गुरु जी आप लाइन क्यों लगा रहे हैं, मैं आपके संस्थान में BNC ग्रुप में कानपुर का पढ़ा हुआ हूँ। वो तुरंत कहा अरे सर आप बैठिए, आइए अंदर। वो बुलाया और हमें पर्ची वर्ची काट के लाके वहीं दिया, चाय पिलाया, हम लोगों को फ्री कर दिया। तो मतलब एक ऐसा अनुभव कि अपने बच्चे को अगर हम कोरल ड्रा सिखा दे, मैं आज बता रहा हूं आपको, जो आप आज हमारा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने स्टूडियो में, इसको कोई ना कोई एडिटर इसको सही करेगा। अगर आपके बच्चे को, आपके पढ़ाए हुए स्टूडेंट को कोरल ड्रा आता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, आज भी उसका कार्ड खोजना बड़ा कठिन है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए, लेकिन जो काम व्यक्ति कोरल ड्रा का करके दे देगा उसका कार्ड कोई नहीं। कोई भी डिजाइनिंग हो, कोई भी एडिटिंग हो, कितना बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठा दो, लेकिन अगर कोरल ड्रा वाला बच्चा है तो उसके अलग तेवर रहेंगे, क्योंकि वो 2 घंटा बैठता है कंप्यूटर पे, डिजाइनिंग की काम देखता है और उसकी सैलरी सबसे ज्यादा हो। तो मैंने ये देखा कि हमने अभी कई सारे सेंटर्स भी बनवाए हैं। हरियाणा में हमने कुरुक्षेत्र में, और हरियाणा के एक रोहतक में, और एक यहाँ पे जींद है, जींद जगह है, जींद डिस्ट्रिक्ट है, जींद में ऐसे 3 सेंटर हमने बनाए हैं। अभी चंडीगढ़ में भी हमारा सेंटर है, लेकिन हरियाणा में ऐसे सेंटर बनाए जहां हमारे 20-20 बच्चे, 25-25 बच्चे बैठ करके ये काम कर करके और ऑनलाइन उनको ट्रांसफर कर देते हैं, उनको जाने की भी जरूरत नहीं है। वो वर्क फॉर होम करके अपना एक सेंटर चलाते हैं, और उनको जितने भी वेबसाइट से लेकर के जितने भी कट कॉपी पेस्ट और जितने भी चीजें एडिटिंग की रहती हैं उनको आप भेज दीजिए, उनको आप समय बताइए, उतने समय के पहले आपको 10 मिनट पहले आपको वो सारा फोटो वीडियो आपके हिसाब से चेक कराकर फाइनल कराकर आपको दे देंगे। अगर आप चाहें तो वहीं से आपको पोस्ट भी करके दे देते हैं, उसका आप जो भी उनको, उनका अपना काम है चार्ज, लेकिन वो घर बैठे काम कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमने बच्चे को टेक्निकल बनाना, मैंने देखो, मैं आज भी, मैं जहां भी जाता हूं, देश के किसी भी कोने में कार्यक्रम में जाता हूं, स्टूडेंट के कई सारी यूनिवर्सिटियों के कार्यक्रम में जाता हूं, अभी AI के बहुत बड़े कार्यक्रम में ग्रेटर नोएडा यूनिवर्सिटी में था, हमने पूछा कि देखो ये बड़ा अच्छा लगा कि हम एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी में गेस्ट के रूप में आए हैं, लेकिन जब हम कहीं नए स्टूडेंट से मिलते हैं और वो +2 के बाद कहता है कि हम ग्रेजुएशन करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन यही रहता है कि ग्रेजुएशन के साथ आप क्या करोगे। एक ऐसी नौकरी नहीं है जो आप ग्रेजुएशन करने के बाद पाओगे। इससे बेहतर है बेटा आप 3 साल बर्बाद करने से पहले आप 3 साल कोई टेक्निकल कोर्स कर लो, और उस कोर्स के दौरान ही आपको कहीं एडजस्ट हो जाना है। अगर वो साइंस का स्टूडेंट है और वो BLMT का कोर्स कर लेता है, मान लीजिए लैब टेक्नीशियन का, तो वो 2 साल का कोर्स है, मतलब +2 के बाद 2 साल का कोर्स है, लेकिन जिस दिन वो एडमिशन कराएगा 6 महीने बाद वो किसी लैब में इंजेक्शन से खून निकाल के ब्लड टेस्ट करने का काम करने लगेगा। मतलब उसका कोर्स पूरा होते होते कहीं ना कहीं या तो वो अपना लैब खोल लेगा सरकार की मदद से। हमारी सरकार बहुत कटिबद्ध है इसके लिए, बैंक में लेकर MSME से लेकर सारी संकलन, सहकारिता से लेकर सारी संकलन बनाने का काम करती है। जो व्यक्ति अपने प्रतिभा को दिखाना चाहता है उसको तत्काल रूप से उसको लोन से लेकर के, सब्सिडी से लेकर के हर चीज सरकार देने का काम करती है। तो वो बच्चा जो 2 साल का कोर्स करने के बाद, BLMT करने के बाद, वो किसी लैब को चलाने लगेगा, किसी लैब में तुरंत नौकरी पा जाएगा। लेकिन अगर वही बच्चा 4 साल तक पढ़ाई करता है, बैचलर की डिग्री कंप्लीट करता है, मास्टर की डिग्री करते करते 5 साल हो जाता है, लेकिन वो 5 साल के बाद बायोडाटा लेके बाजार में घूमता है, तो उसको 10,000 12,000 की नौकरी मिलती। लेकिन वो जो एक डिप्लोमा कोर्स कर लेता है उसको 25,000 और 30,000 की नौकरी मिल जाती है। तो हमारा कहना यह है कि उसको चाहे BLMT का कोर्स करा दिए, या OT टेक्नीशियन का करा दिए, या लैब टेक्नीशियन का करा दिए, या कंप्यूटर लाइन में अगर वो कंप्यूटर साइंस की तरफ बढ़ रहा है तो उसको कोरल केवल पढ़ा दीजिए।
जी, तो वो कम से कम अपना काम करने लगेगा, जी, एक टेक्निकल बच्चा बन जाएगा जी, और वो अपनी जॉब, अपना घर, अपना खर्चा चलाने लगेगा। अगर बच्चा ब्रिलियंट है, हमने कहा भाई देखो हम नहीं रोक रहे कि आप ग्रेजुएट मत होइए, लेकिन ग्रेजुएट होने के बाद सिविल सर्विसेज के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। मैं यही आपकी बात को काटता हूँ। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आजकल एक, जैसे अभी युवाओं की बात करते हैं तो आजकल एक कॉकरोच पार्टी आप सुन रहे हैं, धरने पे बैठी है, उसके बारे में 2 शब्द हमें कहिए जो हमारी जनता जानना चाहती है। ये भारत है जी, उभरता हुआ भारत है जी, खुश रहने वाला भारत है जी, कार्य करने वाला भारत है जी, भीड़ लगाने वाला भारत है जी, ये आपका स्टूडियो का सेटअप उठाइए जी, और चलिए बाहर हम किसी ग्राउंड में बैठते हैं, जी, 1000 लोग खाली तमाशा देखने के लिए खड़े होंगे, ये लोग कर क्या रहे हैं। जी, 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 ये विदेशी टेक्नोलॉजी का प्रयोग हमारे देश के युवाओं पर किया गया है और वो तमाशा देखने वाली भी है। जी, आप एक अच्छे पत्रकार हैं, मैंने आपका काफी नाम सुना है। जी, आपका कोई पत्रकार जो आपकी तरह हो, आप उसको भेजिए उनके पास जी। और 4 क्वेश्चन के साथ भेजिए, वो जवाब दे देंगे। उस दिन आप कहिएगा कि ये सही प्रोटेक्स्ट होगा। नहीं, आप क्या सोचते हैं? देखिए मेरा कहना यह है कि वो देश, ये बनाई हुई पार्टी है, ये पार्टी नहीं है, क्या ये है? पार्टी नहीं है, इसको जी। पार्टी मत कहिए, ये एक अफवाह कहिए, जी, एक भड़काऊ तरीका कहिए, जी, एक टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कहिए जी। जो हो रहा है। तो लाखों लोग, देखिए मैं आपको बता जी, दूं, मैं अभी हमारी मीटिंग हुई थी, जी, हम लोग जब कोरोना काल हमारे देश में आपदा आई थी तो हम लोगों ने क्या किया, चूंकि मैं श्रमिकों का नेतृत्व करता हूं, जी, तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने सबसे पहले उनको रोकने का काम किया। जी, हमने कहा भाई आप हरियाणा में हैं, जी, आप उत्तर प्रदेश लखनऊ क्यों भाग रहे हैं, जी, यहाँ कोविड फैल रहा है, जी, यहाँ से अगर आप भाग कर जाएंगे जी, तो आप गांव में, लखनऊ में कोरोना फैलाएंगे। जी, वहां की सरकार ने क्वारंटाइन सेंटर बना रखा है, आप यहाँ से जा रहे हैं तो क्वारंटाइन सेंटर में जाएंगे। जी, ये मतलब पार्ट 1 में हम लोग पहले उनको समझाने के लिए गए जी, कि आपसे भाई देखो क्या चाहिए, जी, सर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, क्या खाएंगे? सही। ठीक है, जी, ठीक है। ये जब विषय आया तो हमने तुरंत कमेटी के सामने विषय रखा कि कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। जी, तो सरकारों से और वहां के लोगों से, वॉलंटियर से, आप जैसे पत्रकारों के माध्यम से हम लोगों ने जी, कुछ ऐसी योजना बनाई हम्म, कि आप लोगों ने भी अपने चैनल पे चलाया होगा जी, कि कहीं भी खाने के लिए लाले नहीं पड़े। जी, खाना खाने से ज्यादा उनके घरों की झुग्गी झोपड़ियों में दिल्ली के आपने देखा होगा कि सड़ने लगे थे जब फेंका जाता था, जी, ठीक है। फिर हम लोग उनको कह के यार बिजली का बिल हमको देना है, किराया देना, अगर काम नहीं करेंगे तो कैसे देंगे। जी, फिर हमने सरकारों से संकल्प फिर बनाया। जी, हमारी सरकार जहां थी वहां भी, जहां नहीं थी वहां भी सरकार नहीं थी, जैसे महाराष्ट्र हमारी सरकार नहीं थी, शिवसेना की थी, वहां भी जो कि ज्यादा श्रमिक महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में हम लोगों ने संकलन बनाया, कोई भी मकान मालिक कोरोना के दौरान किराया नहीं लिया और बिजली का बिल नहीं लिया। जी, बिजली का बिल चूंकि सरकार का था तो वो फ्री करा दिया गया जी, और मकान मालिक को हिदायत हो गई कि आप जब तक कोरोना काल खत्म नहीं हो जाता, ये देश की आपदा है, जी, आपको पैसा नहीं देना। जी, अब उसके बाद चूंकि घर में आदमी जैसे दिन भर आप काम करते हैं, जी, खाली बैठेंगे तो आपको काम नहीं है, तो उनको कहा गया कि भाई आप एपिसोड देखिए, नहीं मान रहे हैं, फिर वो भागने का काम करने लगे। फिर सरकार के प्रश्नवाचक चिन्ह लगा कि आप साधन नहीं दे रहे हैं, वो पैदल भाग रहे हैं। फिर हम लोगों ने साधन दिया, उनको घरों तक भिजवाया। जी, क्योंकि जब वो पैदल भागने लगे तो उनके लिए साधन मुहैया कराया गया। जी, फिर हमारी ड्यूटी लगाई गई कि अगर ये आप लोग वहां गांव वाले लगे चिल्लाने कि इनको गांव भेज दिया गया है, अब ये क्या करेंगे कि ये गांव में बीमारी फैला देंगे। जी, फिर हम लोग समझाने लगे कि आप क्वारंटाइन सेंटर में रुकिए। जी, तो उन्होंने कहा आपने मुझे खाना फ्री कराया, हम्म, आपने हमारा किराया फ्री कराया, जी, आप हमको सुरक्षित हमारे घर तक पहुंचा दिए। जी, अगर आपकी सरकार हमको यहीं पे काम दे दे तो हम अन्य प्रांत में नहीं जाएंगे या विदेश नहीं जाएंगे। जी, फिर हमने इस विषय को कमेटी के सामने रखा, तो कमेटी ने तय किया कि पता कैसे चलेगा कि कौन सा व्यक्ति कौन सा काम करता है। जी, तो उस समय ये हुआ कि एक सेक्टर स्किल बने, 57-58 सेक्टर स्किल बने जी, और ई श्रमिक कार्ड बनाया गया और उसमें ये लिखा गया कि हम ये काम करते हैं, हम कैमरामैन हैं, जी, या हम लाइटमैन हैं, या हम इलेक्ट्रीशियन हैं, या हम समोसा बनाने का काम करते हैं, या हम राजमिस्त्री। ऐसे 57-58 सेक्टर स्किल का रजिस्ट्रेशन शुरू और उसके थ्रू उनको काम मुहैया कराया जाएगा। जी, और 1500 रुपए
क्योंकि वो खाली बैठे थे। दिहाड़ी मजदूर में जो है वो 1500 रुपए हर माह हमारी सरकार ने उनको साग सब्जी के लिए भेजने का काम किया। मैं आपको बताऊं, आज मुझे देश के ऊपर कहते हुए शर्म आ रही है कि जो हमारे श्रमिक भाई थे, ऐसे 1000 लोगों ने मुझे फोन किया होगा कि भाई साहब मेरा पैसा नहीं आया, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा होगा ये जो कार्ड बनवाया इसका रोजगार कब मिलेगा। जैसे ही कोरोना कालखंड खत्म हुआ, वो लोग फिर वापस पलायन की तरफ भागने लगे। तो ये एक डाटा जो हमने उस समय स्टोर किया, तब भी, आज आपके जेब में मोबाइल फोन है, आप गूगल यूज करते हैं, चैट जीपीटी यूज करते हैं, ये सारा डेटा हम अमेरिका को ट्रांसफर कर रहे हैं। उसकी सिक्रेसी के लिए हमारा यहाँ डाटा सेंटर बन रहा है। मैं आपको आपके कैमरे के सामने कहते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि हमारी सरकार सिक्योरिटी को लेकर के, साइबर सिक्योरिटी को लेकर के बहुत सख्त है और अच्छे से इस पे काम करने जा रही है। तो उस डेटा सेंटर का वो लोग दुरुपयोग करके, जो वहां सॉफ्टवेयर, वहां का पैनल था, उसका वो एक साथ दुरुपयोग करके हमारे यहाँ भड़काने का काम किए। लेकिन हमारे देश की जनता सब समझती है, समझदार है, वो तमाशा देखने वाले लोग हैं। बात घूम के वहीं पे आती है कि आप अपने तरह एक अच्छे रिपोर्टर। तो युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहिए? देखो, युवाओं को हम यही मैसेज देंगे कि जिस प्रकार से हमारी सरकार या देश में यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहा है और सभी स्टेट में हमारी सरकारें जो काम कर रही हैं, आपको एग्जाम के थ्रू या अपनी प्रतिभा के थ्रू नौकरी मिलेगी। किसी कहने पर या किसी के बहकाव में फंसने पर, जैसे हमारे पास 100 फोन आते हैं तो ये आदमी ये कहता है कि हमारी मदद कर दीजिए, हम आपको ये दे देंगे। महत्वाकांक्षी होते हुए वो किसी न किसी चक्कर में, फ्रॉड के चक्कर में हमारे स्टूडेंट, युवा साथी आज बहुत फंस रहे हैं। मैं उनसे इतना आग्रह करेंगे कि कोई मदद आपकी अगर कर सकता है तो वो आप स्वयं हैं। अपनी पढ़ाई पे विश्वास रखिए, अपने कार्य पे विश्वास रखिए, अपनी कार्यशैली पे विश्वास रखिए, खूब पढ़िए, मेहनत करिए और कंपटीशन बीट करिए, जिससे आपको नौकरी और अच्छी जगह मिल सके। ये कोई व्यक्ति आपको सहयोग करके या नकल के थ्रू या किसी थ्रू आपको नहीं पहुंचा सकता। सर, अभी आईटी पेपर लीक हुआ, उसके बारे में मैं वही चीज आपको कहना चाहूंगा कि जो महत्वाकांक्षी विद्यार्थी है, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वो उसको अगर डिमांड करता है, आप ये जानिए कि उसी थ्रू वो हुआ है। रही बात सिक्योरिटी की, तो उस पर हमारे देश की एजेंसियां काम कर रही हैं। उन ऐसे लोगों को पकड़ के जेल भेजा गया है और सख्त तरीके से हमारे जब भी पेपर, जैसे हम फाइनेंस मिनिस्ट्री में जब बजट पास होता है, तो जब तक बजट पास नहीं हो जाता, पार्लियामेंट में बिल नहीं आ जाता, तब तक वित्त मंत्रालय के उस अधिकारी को घर जाने की इजाजत नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार से अभी नीट के पेपर से लेकर के जितने हमारे गवर्नमेंट एग्जाम होने हैं, पेपर बनने तक और एग्जाम होके कॉपी जचने तक वो व्यक्ति को किसी भी प्रकार की चीजों को अलाउ नहीं किया गया है। पूरी सख्ती के साथ उसी पैटर्न पे काम किया जाएगा और जो भी दोषी पाया गया उस पर कठोर कार्रवाई की गई है। आखिरी सवाल मेरा, 2027 में आप क्या देखते हैं? देखिए, 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है जी, और उत्तर प्रदेश में एक सन्यासी की सरकार है जी। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी सुशासन के रूप में काम कर रहे हैं जी। सड़कों का बहुत अच्छा नेटवर्क है, रोजगार बहुत ज्यादा हमारे यहाँ आया है, आने वाला है। एमएसएमई में भी काम हो रहा है, श्रमिकों के लिए बहुत बड़ा काम हुआ, युवाओं के लिए काम हुआ। तो 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में। चलिए, हम उम्मीद करते हैं सर आपकी तमन्ना पूरी हो और भगवान करे आपकी सरकार बने। ये स्टेट की तमन्ना है जी, वहाँ किसी परिवार की या पंचायत की नहीं चलने वाली है क्योंकि वहाँ की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि माननीय योगी जी फिर एक बार सीएम बने। बिल्कुल जी, बिल्कुल 100% योगी जी के नेतृत्व में चुनाव फिर से लड़ा जाएगा जी, और उत्तर प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सर, मेरा एक सवाल है आपसे, आपने रक्तदान जो शिविर लगाया उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोरोना काल खंड था और मेरी माँ को 3 यूनिट ब्लड की जरूरत थी और वहाँ की केजीएमसी में, लखनऊ में मेरी माता जी एडमिट हुई थी। केजीएमसी के जो एचओडी है, मैं उनको धन्यवाद दूंगा, डॉक्टर तुलिका चंद्रा जी वहाँ के एचओडी थी। उन्होंने मुझे कहा कि देखिए, आप नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, आपके संपर्क में लोग हैं, आप रक्तदाता तो खोज लाएंगे, लेकिन यहाँ इस समय बड़ी समस्याएं चल रही हैं भैया। हमने वहीं बैठे बैठे 5-6 फोन लगाया और कहा सब लोग आ जाओ। देखते ही देखते 56 यूनिट रक्तदान 11 जुलाई को हुआ और ठीक 15 जुलाई को हमने उस पर प्लान किया। हमने कहा 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन है, हम प्रयास करें, लोगों से बात किए कि ऐसा हमारे अंदर उत्साह आया और हमने बात किया, मोटिवेशन मिला। हाँ, हमको मोटिवेशन मिला और 11 जुलाई को हमने 56 यूनिट रक्तदान केजीएमसी में कराया था। और जब मैंने पूरे देश में आग्रह किया
तो हमारे जन्मदिन पर 22,000 लोगों ने रक्तदान किया पहली बार। बहुत बढ़िया। पहली बार। पिछले जन्मदिन को 1,23,000 संपूर्ण भारत में रक्तदान किया और इस बार 1,42,000 पहुंच गया है। कुछ प्रांतों ने आंकड़ा अभी नहीं भेजा है, मिजोरम और झाबुआ जैसे प्रांतों में, गुवाहाटी असम के क्षेत्रों में भी, सिलचर वगैरह कई सारी स्टेट का जहां हमें कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा बारिश की वजह से। कार्यक्रम हर जगह फोटो वीडियो और कैमरे पर हमने देखा है, लेकिन आंकड़ा अभी नहीं आ पाया है। लेकिन 1,42,000 लोगों ने रक्तदान संपूर्ण भारत में किया। आने वाले युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि जिस दिन आपका जन्मदिन हो उस दिन एक पेड़ लगाकर, गौ सेवा करके या वृद्धाश्रम में सेवा करके या रक्तदान करके, ऐसे समाजसेवी कार्यों से आज आपके साथ बैठकर मुझे खुशी हो रही है कि देश में नहीं, पूरे हर जगह पे, हर प्रांतों से हमें, अभी मैं हरियाणा में आपके साथ बैठा हूं तो हरियाणा के स्टेट के सीएम ने हमें पत्र लिखा, हरियाणा के गवर्नर ने मुझे पत्र लिखा, लोकसभा अध्यक्ष ने मुझे पत्र लिखा, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लिखा, यशस्वी गृह मंत्री जी ने लिखा, गुजरात के गवर्नर, मतलब आप सोचो मिजोरम से मुझे पत्र आया, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जी का पत्र आया। तो मुझे इस बात के लिए कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद दूंगा कि कार्यकर्ता के सहयोग से हुआ। एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय मैं बता रहा हूं कि जिस प्रकार से लोग सही व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाते हैं, जैसे मेरा काम है कि आपका कोई विषय है तो आपको उस व्यक्ति से जोड़ देना और वो आपके कार्य की भूख आपको उस कार्य में सफलता दिला देगी। मैं आपको बता रहा हूं, दीव के मछुआरों का एक विषय था, मछुआरा समाज का, मेरे पास आया और मैंने उस विषय को सही व्यक्ति से जोड़ दिया। मैं वहां कुछ किया नहीं, मैं आज भी मछुआरा समाज के बहन भावों से, ये आपके चैनल के माध्यम से और GIDC अहमदाबाद के श्रमिकों से आग्रह करता हूं कि आप लोग इस गलत फहमी में मत रहिए कि सर्वेश पाठक ने आपका काम कराया। आपने स्वयं अपना काम किया, मैंने केवल आपको सही रास्ता दिखाया और आपको सही व्यक्ति तक पहुंचा दिया। GIDC में भाई साहब 450 श्रमिकों ने रक्तदान किया था पिछले साल, इस बार 900 लोगों ने किया। GIDC अहमदाबाद में, जो हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी का कार्य क्षेत्र है, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कार्य क्षेत्र है। और दीव में इस बार 340 मछुआरों ने रक्तदान किया है। उस टाइम पे 250 रक्तदान किया था जब हमने उनका कार्य पिछले साल सही व्यक्ति तक पहुंचा दिया। मैं आपको कह रहा हूं कि उन्होंने मुझे बहुत बुलाया, मैं सूरत तक गया और किसी की तबीयत खराब होने की वजह से उस कार्यकर्ता की डेथ भी हो गई, लेकिन मैं नहीं पहुंचा तो उसकी डेथ हो चुकी थी, जहाज में था, तो उसकी वजह से मुझे वापस लौटना पड़ा। नहीं, मैं दीव जरूर आता। मैं आपको बताऊं, मैं वहां के श्रमिकों को, वहां के मछुआरा समाज के कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूं कि वो उन्होंने मुझे केवल आपके चैनल पे, टीवी पे या फोटो में देखा होगा, वो मुझे मिलना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने सही व्यक्ति तक पहुंचकर अपना काम करा लिया। सर्वेश पाठक ने उनका काम नहीं कराया है। बस यही कहना चाहेंगे देश की जनता से, युवाओं से, कि आपको सही व्यक्ति तक पहुंचने की जरूरत है। आपका काम अपने आप हो जाएगा, किसी बहकाव में, फुसलाव में आने से आपका काम नहीं होगा। मैं पूरे देश की जनता से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपका प्रॉब्लम हो तो आप सर्वेश जी से जरूर सही व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप मिले और ये आपके कुछ काम में जरूर हेल्प करेंगे। बस हम यही कहेंगे कि सही व्यक्ति तक। समाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका चैनल जड़ से लेके जहां तक लोगों की ध्यान रखता है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं किसी अगली सेलिब्रिटी के साथ, तब तक के लिए खुदा शुभ बखैर, शुभ रात्रि। Thank you. And उसमें भी